वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान, जैसा कि आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था और भारतीय इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इस्लाम धर्म का उदय, और हमने इस्लाम धर्म के उदय को वर्ल्ड लेवल पर देखा था, विश्व स्तर पर किस प्रकार मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ का सफ़र तय किया। 40 साल की अवस्था में उनको आइडिया हुआ, पता चला कि वो एक पैगंबर नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके बाद उन्होंने स्टडी शुरू किया और वहीं से इस्लाम धर्म की नींव रखी गई। और फिर इस्लाम धर्म अरब के मक्का से लेकर पूरे अरब और आसपास के अरब कंट्रीज में क्या हो गया, फैल गया, और वहाँ से उनका हुआ वो पूरे विश्व में फैलना क्या हो गया, शुरू हो गया। उसी को लेकर आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, उसको हम कहते हैं भारत पर अरब लोगों का आक्रमण, या मैं कहूँ भारत में अरबी लोगों के आने का क्रम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे। देखो, भारत एक प्राचीन सभ्यताओं में से, हम विश्व की प्राचीन कल्चर को देखते हैं, प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं, तो हमें पता चलता है भारत भी एक प्राचीन सभ्यता में से है। जैसे विश्व में कभी नील नदी की सभ्यता हुआ करती थी, वामो नदी की सभ्यता हुआ करती थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी, ऐसे ही भारत की सभ्यता होती थी, हड़प्पा सभ्यता। तो भारत का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, लेकिन भारत पर अरबी लोगों का जो आक्रमण हुआ है, ये अरबी लोगों का आक्रमण हुआ है 712 में। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया है अरबी लोगों ने, वो लगभग कई, मैं कहूँ, खलीफों के टाइम से किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ये जो आक्रमण है, ये सफल आक्रमण की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूँ तो 712 ईस्वी में की बात कर रहे हैं, 712 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इस्लाम धर्म जो आया है वो आ गया 570 में मोहम्मद साहब के जन्म के साथ। तो 570 में इस्लाम धर्म आ गया दुनिया में, लेकिन अरब के लोग भारत तक पहुंचे हैं 712 में। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों का सफल आक्रमण। तो 712 ईस्वी में अरबी लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबी लोगों का भारत पर सफल आक्रमण हुआ। तो हम बात करें पर सफल आक्रमण, इसकी सफल आक्रमण, इसका मतलब अरबी लोगों ने भारत पर पहले भी आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो सारे के सारे अभियान कैसे रहे, उनके असफल रहे। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर सफल अभियान किया। थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख रहे हैं। एक व्यक्ति, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमामुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम है, लेकिन लोग इमामुद्दीन नहीं पढ़ते, केवल मोहम्मद बिन कासिम पढ़ते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसका जन्म हुआ था 694 में। अगर इसके जन्म की बात करें, जन्म हुआ था इसका 694 में। कोई किताब 695 में दिखा देती है, लेकिन इसका जन्म 694 में हुआ था। और 694 में इसका जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका जन्म स्थान था ताइफ। ताइफ, ये
ताइफ एक क्षेत्र है, एक एरिया है अरब का ही। कहाँ पर पड़ता है ताइफ? अरब का ही एक एरिया है ताइफ। ये वही एरिया है ताइफ जहाँ अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और मोहम्मद साहब को सबसे ज़्यादा जहाँ परेशान किया गया, जहाँ सबसे ज़्यादा मोहम्मद साहब को सताया गया, दिक्कतें पैदा की गई, वही जगह थी ताइफ। उसी जगह पर मोहम्मद बिन कासिम का जन्म स्थान माना जाता है। उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था 694 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के बचपन में इसके माता पिता क्या हो चुके थे, मर गए थे। इसकी परवरिश इसके चाचे ने की थी, यानी इसका पालन पोषण इसके द्वारा किया गया। इसका पालन पोषण बच्चों, जब मैं कहूँ लालन पालन, इसका लालन पालन किया गया चाचा के द्वारा। चाचा कौन थे? चाचा ही अरब के राजा बने, उनका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था चाचा का? अल हज्जाज। इन अल हज्जाज के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। यानी अरब का जो हिस्सा था, ये कभी आता था बच्चों तुर्की वाले क्षेत्र में। तुर्की का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र। तो वो दो क्षेत्र पड़ते हैं ऐसे करके। अगर हम देखें ये एशिया का भाग है, कहाँ का भाग है? एशिया का। ऐसे करके हम देखें इसको, तो ऐसे करके एरिया पड़ते हैं दुबई। ये वाला क्षेत्र पड़ता है बाल्कन क्षेत्र। हमें पता है बाल्कन। और ये वाला क्षेत्र पड़ता है बच्चों अनातोलिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया अनातोलिया का पता है कहाँ पर स्थित है? आप बताओ तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में। तो ये अनातोलिया और वो बाल्कन, आप कह सकते हो ये यूरोप का भाग है। किसका भाग है? यूरोप का। और ये एशिया का, किसका भाग है? यानी आप कह सकते हो यूरोप और एशिया के दो अलग अलग क्षेत्र। इसी अनातोलिया में एक एरिया पड़ता था जिसको बोलते थे ऑटोमन साम्राज्य। क्या पड़ता था? ऑटोमन साम्राज्य। इसी ऑटोमन साम्राज्य का हेड हुआ करता था टर्की। क्या आप बच्चों? तुर्की ना। इधर ऊपर की स्थिति देखें तो पड़ता है काला सागर। कौन सा सागर है यहाँ पर? क्या पड़ता है? ब्लैक सी, काला सागर। और नीचे की स्थिति देखें तो पड़ता है एजियन सागर। कौन सा सागर है? एजियन सी। यहाँ पर एक और छोटा सागर पड़ता है, उसको बोलते हैं मरमरा सागर। कौन पड़ता है? मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच एक जनसंधि भी पड़ती है, और एक मरमरा सागर और आप कहेंगे एजियन सागर के बीच पड़ती है। यहाँ पर पड़ती है बास्फोरस और यहाँ पर पड़ती है डायटोनिस। तो हम बात कर रहे हैं कि यूरोप का बाल्कन क्षेत्र और अनातोलिया का ऑटोमन साम्राज्य वाला क्षेत्र, यहाँ पर कभी खलीफाओं का वर्चस्व हुआ करता था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में जो मैं कहूँ अधिकार हुआ करता था, तो ये अधिकार क्षेत्र था खलीफाओं का। किसका हुआ करता था? खलीफाओं का। यहाँ पर एक खलीफा बैठा करते थे, और खलीफा जो होते थे वो इस्लाम धर्म के सर्वेसर्वा होते थे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था इस्लाम धर्म का होता है, उसमें देखा था कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जिनमें पहले अबू बकर थे, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे हज़रत अली थे। उसके बाद खलीफा का पद अरब से खिसक कर दमिश्क में पहुंच गया, और उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य खलीफा इधर पहुंच गए खलीफा। तो यहाँ पर ये खलीफा होने लगे ना। तो इसी क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जो दबदबा रहता था वो खलीफाओं का रहता था, और ये खलीफा पूरे विश्व में होते थे। तो हर व्यक्ति खलीफा बनने के लिए लगा रहता था। तो एक व्यक्ति थे जो इसके चाचा थे, मोहम्मद बिन कासिम के चाचा, जिनका नाम था अल हज्जाज। इन अल हज्जाज ने खलीफा के पद को लेकर जंग शुरू करी, युद्ध शुरू किया, और धीरे 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 संपूर्ण क्षेत्र के खलीफा बन गए। कौन? खलीफा के रूप में आ गए कौन? अल हज्जाज। अब आप कह सकते हो पूरे अरब क्षेत्र का जो बादशाह बना वो मोहम्मद बिन कासिम के चाचा अल हज्जाज हो गए। अल हज्जाज ने पालन पोषण किया था मोहम्मद बिन कासिम का। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को बहुत छोटी सी उम्र में सिपाही नियुक्त कर दिया था। क्या बना दिया था? सिपाही। और ये बहुत छोटी उम्र में अल हज्जाज ने किसको सिपाही बनाया? मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम
बहुत छोटी सी उम्र में सिपाही बन गया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि टैलेंट था, बहुत ज़्यादा योग्यताएँ थी, बहुत ज़्यादा तेजस्वी था, दूरदर्शिता वाला था, पारदर्शिता वाला था। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत छोटी सी उम्र में सिपाही के पद पर कार्य करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि की और कुछ ही समय में ये ईरान का गवर्नर बन गया। आगे चलकर ये ईरान का क्या बन गया? गवर्नर। तो अल-हज्जाज ने जब खिलाफत का टाइम शुरू किया, यानी बादशाह का टाइम शुरू किया, तो उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को छोटी सी उम्र में ईरान का गवर्नर बना दिया। ईरान यानी फारस, उस समय ईरान को बोलते थे फारस। तो फारस की तरफ होने वाले सारे अभियानों का नेतृत्व कौन करता था? मोहम्मद बिन कासिम करता था। ये मोहम्मद बिन कासिम का थोड़ा सा परिचय हो गया बच्चों। इसके बाद हम देखें अल-हज्जाज और भारत पर इन लोगों का आगमन कैसे हुआ। अल-हज्जाज जो था, अगर आप अरब की लोकेशन देखेंगे मैप में, तो अरब पड़ता है माइनर एशिया में। माइनर एशिया में यानी एशिया का मिडिल वाला भाग, और भारत भी पड़ता है एशिया में। तो जब आप अरब से यानी अरब प्रायद्वीप से अगर मैं कहूँ कि आपका अरब प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप के आप इधर देखोगे तो इधर का जो क्षेत्र पड़ेगा ये पड़ेगी फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी से आप और आगे बढ़ोगे तो ये पड़ जाएगा भारत। क्या पड़ जाएगा? भारत। और भारत में आप देखोगे तो नीचे खाड़ी अलग है, ये अरब सागर के पास खाड़ी है, अदर की खाड़ी, इधर फारस की खाड़ी है ना, और अरब की खाड़ी। तो ये रास्ता है भारत आने का। तो इधर अरब वाले ही लोग थे, ये है अरब और ये है भारत। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और भारत के पास से ये नीचे देखोगे हिंद महासागर, यहाँ पड़ेगा हिंद महासागर। ये अरब वाले अपने व्यापारिक जहाजों को हिंद महासागर में होकर इधर से पूर्वी देशों की ओर व्यापार के लिए भेजते हैं। यानी अरब के लोग पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने के लिए हिंद महासागर के रास्ते से अपने पानी के जहाजों को भेजा करते थे। ये पानी के जो जहाज जाया करते थे ये इस क्षेत्र से होकर गुजरा करते थे, हमारे यहाँ गुजर जाते थे। ये आप देखोगे तो ये भारत की स्थिति है। किसकी स्थिति है? भारत। ये भारत का सिंध प्रांत है। कौन सा प्रांत है? ये भारत का पड़ेगा सिंध प्रांत। सिंध आज पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत का हिस्सा, तो ये सिंध प्रांत चले गए, यहाँ से जहाजों पर जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अरब वालों का प्राचीन काल से व्यापार चला करता था, हिंद महासागर में होकर व्यापारिक जहाज आते थे और व्यापारिक जहाज जाया करते थे। तो जब खिलाफत का जमाना शुरू हुआ अल-हज्जाज का, तो अल-हज्जाज के व्यापारिक जहाजों के साथ उसकी एक पुत्री व्यापार को देखने के लिए आई। ये सिंध में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। राजा दाहिर सिंध का राजा हुआ करता था, और सिंध की उस समय राजधानी हुआ करती थी अरोरा, है ना। सिंध की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो अरोरा क्या है इसकी? अरोरा राजधानी है, कैपिटल है सिंध की। सिंध का राजा है, और राजा दाहिर को जब पता चला कि व्यापारिक जहाजों के साथ अल-हज्जाज की पुत्री भी जा रही, राजा दाहिर ने वो सारे जहाज कैप्चर कर लिए। ऐसा माना जाता है कि उनको किडनैप कर लिया। इस बात से परेशान होकर अल-हज्जाज ने यानी अरब के लोगों ने भारत पर अभियान चलाने क्या किए? प्रारंभ किए अपनी पुत्री को वापस लेने के लिए। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि अरब वालों का मार्ग पूर्वी देशों के साथ व्यापार के तौर पर होता था, और जो अरब देश के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचे। इसके लिए उन्होंने भारत में अभियान क्या किया? शुरू किया। तो दो मत निकल कर आते हैं। एक मत में ये बात आती है कि अल-हज्जाज की पुत्री, और वो पुत्री पानी के जहाजों के साथ बंदी बनाई गई, और उस पुत्री को छुड़ाने के लिए, वापस ले जाने के लिए अल-हज्जाज ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा ये माना जाता है कि अरब वाले भारत से धन को लूटना चाहते थे, और धन की लूट के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार चाहते थे।
और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म की लूट के उद्देश्य से उन्होंने भारत पर अभियान चलाने क्या किए, शुरू किए। फाइनली चाहे ये वाला मत हो या ये वाला मत हो, दोनों ही मतों में भारत पर अरबी लोगों का आना जाना क्या हो गया, प्रारंभ, जिसको हम कहते हैं कि भारत पर अरबी लोगों का आक्रमण क्या हुआ, शुरू हुआ। अब ये आक्रमण अल-हज्जाज ने किया क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम इस समय पर फारस के अभियानों में व्यस्त था। ये कहाँ के अभियान देख रहा था, फारस, ये फारस की ओर था और फारस में अभियान चल रहे थे अल-हज्जाज के, वर्ल्ड को जीतने के लिए, विश्व को जीतने के लिए। अल-हज्जाज ने एक बार प्रयास किया लेकिन वो राजा दाहिर से हार गया। उसने दोबारा प्रयास किया, वो फिर हार गया, तीसरी बार फिर प्रयास किया, फिर हार गया। और अगली बार जब मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में कमान आया, ये अभियान आया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा भारत विजय का अभियान मैं सफल करूँ। तो इसमें दो बात होती है, एक होता है भारत विजय और एक होता है सिंध विजय, क्योंकि राजा दाहिर कहाँ का है, सिंध में। तो चाहे तो आप ये कह सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय अभियान की बागडोर संभाली, चाहे आप ये कह सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत विजय अभियान की बागडोर अल-हज्जाज से अपने हाथों में ली। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब अभियान की बागडोर अपने हाथों में ली, उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र आयु लगभग 17 वर्ष थी। ये एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम जो कि पहला ऐसा युवा था अरबी जिसने भारत को जीता या भारत पर अरबों का आक्रमण सफल बनाया, कितने आयु का था, 17 वर्ष का। तो 17 वर्ष का लड़का, 17 साल का एक युवा भारत को जीत कर जाता है और इतिहास के अक्षरों में नामांकित कर देता है। और आज भारत का युवा दिलीप को क्या होता है, 17 साल में, 20 साल में, उसको ये पता नहीं कि करना क्या है, लाइन क्या है। और एक ये था, यानी उस टाइम पर लोग ज़्यादा उत्सुक रहते थे, यानी महत्वाकांक्षी होते थे। आज के समय में शायद युवाओं को महत्वाकांक्षाएं नहीं रही। तो 17 साल में भारत आया और भारत में आके इसने आक्रमण किया। अब इसका भारत पर जो अभियान है, एक तरफ है मोहम्मद बिन कासिम और एक तरफ संघर्ष हुआ है राजा दाहिर के साथ। इसके साथ राजा दाहिर, डेट कितनी है, 712 ईस्वी। इसी युद्ध को बोलते हैं रावौर का युद्ध। कौन सा युद्ध, रावौर का युद्ध। तो रावौर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, रावौर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य में था। राजा दाहिर भारत का राजा था और मोहम्मद बिन कासिम एक गवर्नर था बसरा, ईरान उधर का, और अल-हज्जाज का भतीजा था जो भारत में अरबी लोगों का नेतृत्व कर रहा था। इस समय राजा दाहिर की राजधानी अरोरा हुआ करती थी और इसलिए राजा दाहिर ने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ कुछ कमांडरों को लेकर आया था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जबकि अल-हज्जाज ने, इसके चाचा ने बहुत बड़ी बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किए और दोनों तीनों बार आक्रमण किसने सफल कर दिया, राजा दाहिर ने सफल कर दिया। अब की बार मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध से पहले युद्ध की भूमिका बनाई और भारत में वो सभी लोग जो राजा दाहिर के खिलाफ थे, यानी जो राजा दाहिर के अत्याचारों से पीड़ित थे, उन सबके साथ मिलकर भारत में सेना तैयार की। तो भारत में स्टार्टिंग से 4 वर्ग रहे। कितने वर्ग रहे, 4 वर्ग। एक को हम बोलते हैं ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक वर्ग है। इन चारों वर्गों में सर्वोपरि ब्राह्मण होता था, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय और तीसरे पर वैश्य। और सबसे ज्यादा अगर शोषण माना जाता है तो वो किसका माना जाता है, शूद्रों का। लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स किसने पे किया है, वैश्य, बनिया वर्ग। किसने पे किया है, बनिया। और राजा दाहिर मैंने कहा अत्याचारी था, तो जो राजा अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, वो किस पे होगा, वो अपनी जनता पर अधिकाधिक कर लगाता होगा, जिस करों से जनता क्या हो चुकी होगी, दुखी और त्रैमाम कर रही होगी। तो इसके समय का जो वैश्य वर्ग था, वो वैश्य वर्ग अत्यधिक कर देने की वजह से इससे रुष्ट था। इससे कहता रुष्ट। और
जो शूद्र वर्ग था वो शूद्र वर्ग पहले से ही शोषित चला रहा था लंबे समय, और इन दोनों वर्गों ने मिलकर समर्थन दे दिया किसको? मोहम्मद बिन कासिम। यही रीजन था कि मोहम्मद बिन कासिम ने गावर के युद्ध में राजा दाहिक को क्या कर दिया? पराजित। और राजा दाहिक इसी गावर के युद्ध में संघर्ष करता हुआ मोहम्मद बिन कासिम से क्या हो गया? मारा गया। ये मोहम्मद बिन कासिम का भारत में सिंध विजय अभियान था जो पूरा हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम को क्या करना था? लौटना था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। सिंध विजय अभियान के पश्चात उसने एक अन्य क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं मुल्तान, इस मुल्तान को जाना जाता है स्वर्ण नगर के नाम से, इसको भी विजय किया। यानी एग्जाम में से पूछता है मोहम्मद बिन कासिम का भारत में अंतिम अभियान, तो आप बताओगे मुल्तान स्वर्ण नगर। और मोहम्मद बिन कासिम भारत आया किसके लिए था? सिंध विजय करने। किसके लिए करना आया था? सिंध विजय। टारगेट सिंध विजय था। सिंध विजय की लाहौर के युद्ध में राजा दाहिक को हराया। उसके बाद एक अन्य क्षेत्र मुल्तान को उसने क्या कर लिया? जीत लिया। और मुल्तान को जीतने के बाद फिर वो इस क्षेत्र में क्या हुआ? ठहर गया। यहाँ के लोगों ने राजा दाहिक के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम को अपना क्या मान लिया? राजा मान लिया। तब फिर मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के लोगों पर अपने इस्लामिक धर्म के आधार पर शासन करना क्या किया? प्रारंभ। और जब उसने अपना इस्लामिक धर्म के हिसाब से कायदे कानून बनाए तो यहीं पर पहली बार लगाया जजिया। तो यहाँ से हम देखेंगे जजिया, इसको देखेंगे जजिया। देखो जजिया एक गैर इस्लामिक कर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया क्या है बच्चों, तो जजिया एक गैर इस्लामिक कर है, यानी इस्लाम वालों को छोड़कर शेष सभी पर जजिया लगता था। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात है कि जजिया हिंदुओं पर लगता था, जजिया हिंदुओं पर लगता था। तो बच्चों जजिया हिंदुओं पर नहीं, जजिया सब पर लगेगा। जो मुस्लिम नहीं है उन सबको क्या देना पड़ेगा? जजिया। यानी एक गैर इस्लामिक कर। किस लिए दिया जाएगा जजिया? ये जजिया दिया जाता है बच्चों तीर्थ यात्रा। इसको क्या कहा जाता है? इसको तीर्थ यात्रा का। ये एक तीर्थ यात्रा का होता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों जजिया कर की शुरुआत कब हुई? तो जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले 712 में हुई। पहली बार जजिया कब लगाया गया? 712 में लगाया गया। किस पर लगाया गया? ये सिंधु क्षेत्र पर लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? सिंधु क्षेत्र पर। तो आप इसमें लिखेंगे 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया लगाया गया। और ये जजिया गैर इस्लामिक का हर एक पर लगेगा जो मुस्लिम नहीं, यानी जो मोहम्मद बिन कासिम की बात मानकर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको जजिया नहीं देना। इसके अलावा कोई भी हो उस सबको जजिया क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये 712 में हुआ। उसके बाद आगे चलकर कालांतर हुआ और टाइम पीरियड बदला तो 1376 में जाकर कब? 1376 एक डेट है 1376। इस 1376 ईस्वी में हमारे यहाँ, अच्छा देखो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध क्षेत्र पर लगाया था तो एक कंडीशन रखी थी।
मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था जजिया हर एक गैर मुस्लिम को देना है, लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हैं, लंगड़े लूले यानी बेकार हैं जिनमें, वो जजिया नहीं देंगे। इसके अलावा जितने भी लोग ब्राह्मण हैं यानी ब्राह्मणों को इस कर से क्या रखा गया था, वंचित रखा गया था, वृद्धों को इस कर से दूर रखा गया था। 1376 में एक राजा है जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। का नाम था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू कर दिया। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, आप बताओगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया गया। एक राजा हुआ आगे चलकर 1564 में सम्राट अकबर, जो बोलते हैं महान अकबर, द ग्रेट अकबर। एक राजा हुआ आगे चलकर 1564 में, कब 1564 ईस्वी, द ग्रेट अकबर। तो 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अब देखो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था क्योंकि अकबर जो था वो जोधा के साथ बहुत ज्यादा क्या था, अटैच। जोधा अकबर की पत्नी थी और अकबर जोधा के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, तो उन्होंने जोधा के साथ रह के जोधा के संपर्क में आने के बाद हिंदू धर्म को जाना, और जब उन्होंने हिंदू धर्म को जाना तो उनको पता लगा कि मेरी हिंदू प्रजा मुझसे क्यों दुखी रहती है। तो उन्हें पता चला कि उन्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जजिया, यानी अपने ईश्वर के पास जाने से पहले उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अकबर ने इस टैक्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आगे चलकर कालांतर में अकबर का एक संबंधी, जिसको बोलते हैं औरंगजेब। अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो वही औरंगजेब ने 1685 में कर 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया को लागू कर दिया। अकबर ने बंद किया और औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया। जो अकबर के काल में बंद किया गया था उसको दोबारा से क्या कर दिया गया, चालू कर दिया गया। और किसके द्वारा चालू किया गया, औरंगजेब। आगे चलकर 1720 में 1720 ईस्वी मुगलों में एक राजा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह देखो नाम उसका मोहम्मद था, शाह उपाधि थी, रंगीन मिजाज था, थोड़ा शराब में ज्यादा निकलता था, तो लोगों ने उसको रंगीला कह दिया। ऐसे करके पूरा नाम होगा मोहम्मद शाह रंगीला। तो 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यानी पूरा जजिया कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, कैसे लगा, कैसे हटा, वो आज हमने उसका पूरा जजिया करके देख लिया, इतिहास देख लिया। ऐसे जजिया लगा है, हटा है, लगा है, हटा है, और 1720 में जाकर अंतिम रूप से जजिया को क्या कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। तो ये भारत में अरबी दौर का आगमन हो गया। अब भारत में मानव ईसा की तरफ से आने के रास्ते क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे।
अरबी लोगों के बाद तुर्की लोग आएंगे, तुर्की लोगों के बाद मुगल आएंगे, और ऐसे करके आने का क्या होगा क्या। तो अगली वीडियो हम लोग देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, और भारत में वो कौन तुर्क था जो सबसे पहले आया था।